नमस्कार मित्रों। मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं और इस सेशन में हमने अभी तक 4 लेक्चर कर चुका है हम लोगों ने। इन 4 लेक्चरों में से जो भी ये गुलाम वंश के शासक आए थे उन शासकों से रिलेटेड हमने पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसमें आपको बताया गया था कि 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कर रहा था। जस्ट उसके बाद में 1210 से लेकर 11 तक कुछ समय तक रहा था आराम शाह का शासनकाल। ठीक, तो इस प्रकार से आप रिकॉल करते जाएंगे। ठीक है, 12 से 10 तक रहा था ऐबक का। ठीक है, उसके बाद फिर आप दूसरा शासनकाल जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखेंगे। 1211 से लेकर 36 तक ये कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद 36 से लेकर 40 तक कौन था? तो रजिया सुल्तान थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासिका थी। और संपूर्ण भारत में पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था कि किसी महिला को शासक के रूप में चुना जा रहा था, रजिया। उसके बाद 40 से लेकर, ठीक है, 66 के बीच में कुछ छोटे मोटे शासक आए थे जिनका खास कोई रोल रहा नहीं था। फिर उसके बाद 1266 में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिसका नाम है बलबन। ये बलबन अच्छा खासा शासन व्यवस्था संभालता है और ये 1287 तक बलबन का शासन चलता है। उसके बाद बलबन की मृत्यु हो जाता है। तो हम लोगों ने लगभग पूरे गुलाम वंश को कवर कर लिया था अपने पिछले सेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमें बलबन से कुछ और इम्पोर्टेंट लगा है जो आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने बलबन के उस पॉइंट को यहाँ ऐड कर दिया। मतलब आज का आपका ये जो लेक्चर होगा ये भी आपका गुलाम वंश पे ही होगा। और आज बलबन से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे। देखिए, समस्या ये रहा था कि जो भी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो भी शासन व्यवस्था आया था, देखिए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया। 36 के बाद 66, ये लगभग जो 30 सालों का समय रहा था, इस 30 सालों को किस प्रकार से शासकों ने अपना शासन चलाया था इस समय, उसी के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, ये 30 साल काफ़ी कि संघर्षपूर्ण था। इस समय का जो भी शासन व्यवस्था था वो ढंग से संचालित हो नहीं पाया था। लेकिन जब 1266 में बलबन आता है तब ये ढंग से संचालित करता है। तो जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ी थी कहीं ना कहीं बलबन को उन सारी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। ठीक है, जब तक बलबन उन सारी व्यवस्थाओं को सुधारेगा नहीं तब तक वह बेहतर शासक के रूप में नहीं बन सकता है। तो बलबन आया तो उसके बाद उसने कई सारे इन व्यवस्था जो भी खराब व्यवस्था चल रहा था उन सारे व्यवस्थाओं को ये फिर से सही ढंग से किया और अपनी शासन को संचालित किया। तो आइए बलबन से रिलेटेड जो भी मुख्य टॉपिक होंगे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ बलबन के प्रारंभिक समस्या की बात की जा रही है। देखिए, बलबन के प्रारंभिक समस्याओं से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। सबसे पहले देखिए, बलबन के ये ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। जैसे ही बलबन शासक बनता है वो इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। करता क्या है कि देखिए, अभी तक जो भी शासन व्यवस्था चल रहा था उन शासन व्यवस्था में इतने शासक आए थे छोटे मोटे कि थोड़े समय के लिए आते थे और उनका शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता था। ठीक है, तो उनकी शासन व्यवस्था इतनी जल्दी जल्दी समाप्त हो गई थी तो कहीं ना कहीं प्रजा के मन में एक नेगेटिव इंटेंशन उत्पन्न हो चुका था। तो प्रजा के मन से इस बात को ख़त्म करके एक सुल्तान के लिए जो सुल्तान के लिए आदर होता है, सम्मान होता है, उस सम्मान को नए सिरे से जनता में जागृत करने के लिए बलबन ने कुछ नियम लागू किया था। ठीक है, उसमें उसने सबसे पहले क्या किया कि जो ये ताज की शक्ति होता है, ठीक है, इसमें वृद्धि करवाया। मतलब कि जो ये इसका एक सुल्तान की पावर होनी चाहिए उस पावर पर ये खास करके ध्यान दिया। ठीक है, लोगों के मन में ये भय उत्पन्न कराया। ठीक है, ये कैसे भय उत्पन्न कराया? सबसे पहले ये दैवीय, ठीक है, ये दैवीय जो मैटर होता है, ठीक है, इसको लेके आया ये। ठीक, मतलब कि ये
धार्मिक रूप से लोगों को डराना स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद इसने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया। बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को, ठीक है, मतलब नीचे कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो खुद ब खुद मेरा जो हाथ है वो तलवार पे चला जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति खुद को ऐसा शो ऑफ कर रहा था कि वो सबसे मतलब श्रेष्ठ कुल का है और वो नीची कुल के लोगों को देख नहीं चाहता है, ताकि जनता भी ये समझे कि ये एक मतलब अच्छे कुल से, अच्छे घराने से संबंधित है। क्योंकि जो भी राजा बनते हैं तो शासक बनने के लिए, देखिए भारतीय इतिहास में अभी तक जो शासक बने थे, ऐसा कहा जाता था कि शासक बनने का जो अधिकार है वो क्षत्रिय का है, निम्न कुल के लोगों को शासक बनने का अधिकार नहीं है। वही इस समय ये लोग तुर्क से आए थे, तो जो उधर शासन व्यवस्था चल रहा था कि जो भी राजवंश चल रहे थे उन्हीं राजवंश से रिलेटेड जो भी लोग होते थे वही शासक बनते थे। यह एक गुलाम था, तो एक गुलाम होने के बावजूद भी ये शासन व्यवस्था संभाल रहा था। तो इसीलिए बलबन ने कुछ सिस्टम लगा दिया ताकि लोग इसको सुल्तान कहे, ना कि गुलाम कहे। तो इसने क्या किया था कि कुछ नियम लगा दिए थे कि जब भी कोई मिलने आएगा हमसे तो ये कुछ काम करेगा। क्या करेगा? तो वो हमको दंडवत प्रणाम करेगा। ठीक है, दंडवत प्रणाम करेगा, ये जिसको हम लोग सिजदा कहते हैं, सिजदा करेगा। उसके बाद क्या करेगा? तो पैबोस करेगा, जो उसके इस भावना को दर्शाता था कि लोग हमें श्रेष्ठ समझे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा सबसे बड़ा काम क्या किया कि चालीसा दल को समाप्त कर देता है। ये चालीसा दल अभी तक जो भी शासन व्यवस्था चल रहा था 1236 से लेकर 1266 तक जो शासन व्यवस्था बीच में चला था, ये काफ़ी मतलब कि भयंकर रहा था। इस बीच में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। वो समस्याएं कौन कौन सा उत्पन्न हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि हर एक 2 साल, 4 साल, 5 साल पे एक नए शासक का निर्माण होता था। तो बार बार जब शासक बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं साम्राज्य में दिक्कत उत्पन्न होगा। ढंग से लोग साम्राज्य चला नहीं पाएंगे, क्योंकि साम्राज्य को समझने में ही उसको समय लग जाएगा। प्रजा की समस्याओं पर ध्यान दे नहीं पाएगा, तो साम्राज्य ढंग से नहीं चलते थे। ठीक है, और इसके पीछे मुख्य रीजन था ये चालीसा दल। चालीसा दल करता क्या था कि नए नए शासकों का निर्माण करता था, और जब इसकी इच्छा होती थी उसको हटा के फिर दूसरे शासक का निर्माण करता था। तो इससे होता क्या था कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि कमज़ोर जो है साम्राज्य का निर्माण हो रहा था। तो जब बलबन शासक बनता है तो बलबन को पता था कि सारे के सारे हस्तक्षेप इन्हीं चालीसा दल के लोगों का होता है। तो बलबन ने क्या किया कि इस चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, उसके बाद है ये विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन, जो भी मतलब बलबन के समय में विद्रोह हो रहा था उन सारे विद्रोहों को बलबन ने क्या किया था, तो दबा दिया था। ठीक, देखिए बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर कठोरतापूर्वक दमन किया था। ठीक है, जो मेवाती होते थे, ठीक है, जनजाति थी, इसको इसने क्या किया था बलबन ने कि बहुत ही क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, उसके बाद 1279 ईस्वी में, ठीक है, 1279, ठीक है, इस समय बंगाल में जो तुगड़िल खां था, ठीक है, तुगड़िल खां एक व्यक्ति था, इसके मतलब विरोध में, ठीक है, मतलब तुगड़िल खां जो है ये बलबन का विरोध कर रहा था। तो उस समय बलबन ने बंगाल में जाके उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जो भी उस समय पे विद्रोह हो रहे थे बहुत ही क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक से बलबन उस विद्रोह को दबा रहा था, ताकि उसके सुल्तान जो है, वो सुल्तान की जो गरिमा होती है, जो सम्मान होता है, जो पावर होता है, वो बरकरार रहे और लोग उसको एक सुल्तान के रूप में जाने। ठीक है, ना कि एक गुलाम के रूप में। ठीक, तो उसने विद्रोहियों के दमन की भी नीति अपनाई थी। ठीक, उसके बाद देखिए उलेमाओं को, ठीक है, उसके बाद उलमाओं को रणनीति से पृथक करना। ठीक, देखिए बलबन जो था इस बात को समझता था कि जो उलेमा वर्ग होते हैं, ठीक है, ये जो उलेमा वर्ग है मतलब कि जो मौलाना वर्ग है, ठीक है, जो ये इस्लाम धर्म के जो भी धर्म गुरु होते हैं उसको उलेमा कहते हैं। तो ये उलेमा लोग जो थे ये लोग क्या करते थे कि सुल्तान के शासन व्यवस्था में, राज्य के शासन व्यवस्था में ये लोग अपना हस्तक्षेप करते थे। तो बलबन इस बात को समझता था कि जब तक हम अपने पृथक मतलब अपना फैसला नहीं लेंगे, ठीक है, इन लोगों को साइड नहीं करेंगे यहाँ से, तब तक एक बेहतर हम फैसला नहीं ले पाएंगे। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया था कि जो भी उलेमा लोग थे इनको राजनीति में भाग लेने ही नहीं दिया। ठीक है, इनको सिर्फ बोला कि आप उलेमा है, धार्मिक काम के लिए बने हैं, आप धार्मिक काम करें। ठीक है, ना कि आप ये साम्राज्य के राजनीति में हिस्सा लें। तो बलबन ने क्या किया था कि ये उलेमा वर्ग के शासन व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया था। इनकी मतलब जो राजनीति में भागीदारी थी, रणनीति में भागीदारी थी, उन सारी रणनीतियों को ये समाप्त कर दिया था। जो उलेमा वर्ग से ये सुझाव लिए जाते थे उन सारे सुझावों को बलबन समाप्त कर दिया था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए राजत्व सिद्धांत क्या होता है। देखिए राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांतों नीतियों तथा कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि ये राजत्व का सिद्धांत उससे तात्पर्य है जिससे सुल्तान जो अपनी प्रभुत्ता, ठीक है, अधिकार, शक्ति को स्पष्ट करता है कि हमारे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है, यह एक व्यक्ति थे के ए निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे थे। ठीक है, मतलब कि देखिए ये पहला ऐसा शासक था जो क्या किया था कि पहली बार ये राजत्व का मतलब विचार रखा था। राजत्व होता क्या है, तो इसमें जो भी शासक होता है, सुल्तान होता है, वो अपनी प्रभु सत्ता के बारे में बताता है, अधिकार के बारे में, ठीक है, शक्ति के बारे में स्पष्ट करता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से पावर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये राजत्व के कुछ सिद्धांत थे जो कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से सिद्धांत थे, तो देखिए सबसे पहले आपके आ जाएंगे दैवीय सिद्धांत। ये दैवीय सिद्धांत क्या होता है, तो बलबन ने एक दैवीय सिद्धांत अपनाया था। ठीक है, दैवीय सिद्धांत कहने का अर्थ है कि ये दिखाता था, ठीक है, कि हमारा कौन कौन सा अधिकार है, दैवीय अधिकार। ठीक है, बलबन अपने आप को मतलब ईश्वर का वो दूत वगैरह समझता था। देखिए बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। मतलब कि ये कहता था अपने आप को जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। मतलब ये व्यक्ति कहा करता था कि हमें ईश्वर ने भेजा है, हम ईश्वर की परछाई है और ईश्वर के कहे गए मतलब बातों के अनुसार ही हम अपनी सत्ता चला रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा दिखा रहा था कि डायरेक्ट हम ईश्वर से कनेक्टेड है, ताकि जो भी धार्मिक लोग हैं इसको अपनी भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में समझे। ठीक है, तो ये बलबन के दैवीय सिद्धांत का था। ठीक, मतलब ये दैवीय सिद्धांत था। उसके बाद शाही वंशज होने का दावा। देखिए बलबन जानता था कि हमें गुलाम है, अगर लोगों को पता चलता है कि गुलाम हम पे शासन कर रहा है तो लोग इसका विरोध करेंगे। तो बलबन ने लोगों को मतलब इस विरोध से रोकने के लिए क्या किया था कि खुद को ना ये शाही वंशज बताता था। बलबन ऐसा बताता था कि हम एक शाही वंश है। शाही वंश का अर्थ होता है कि ये राजघराने से संबंधित। ठीक है, शाही का अर्थ होता है राजघराने से संबंधित। तो बलबन ऐसा बार बार शो ऑफ करता था कि हम एक शाही घराने से संबंधित है, ना कि एक गुलाम है, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव इंटेंशन बने। ठीक, उनके दिमाग में बेहतर इमेज बने। ठीक, लोग अच्छे से बलबन को देख पाए। जब भी कभी बलबन का चित्र आए तो एक मतलब जब भी कोई बलबन के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बने, एक सुल्तान के रूप में इमेज बने, ना कि एक गुलाम के रूप में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफर सियाब वंशज का बताया था। देखिए शाहनामा एक पुस्तक है। ठीक है, शाहनामा, ये शाहनामा किसकी पुस्तक है, तो फिरदौसी की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शाहनामा किसकी रचना है, किसकी कृति है, तो फिरदौसी की है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए आगे देखिए। तो मतलब ये बताता था कि अफर सियाब एक क्या है, तो वंशज है जिससे बलबन ताल्लुक़ रखता था, ऐसा बलबन का दावा था। ठीक है, उसके बाद देखिए बलबन ने ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन किया था। बलबन जो है वो ईरानी जो भी आदर्श होते थे उन आदर्शों का पालन किया करता था, उनके परंपराओं का पालन किया करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ईरान में व्यवस्था चलता था कि बलबन कहीं ना कहीं उधर से ही संबंधित था। ठीक, तुर्क जो क्षेत्र हो गया, तुर्की ईरान का जो क्षेत्र हो गया, उधर से ही बलबन संबंधित था। तो बलबन ने कोशिश किया था कि उन प्रथाओं को भारत में लाए, यहाँ जो उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसमें एंट्री लाए, उसको यहाँ स्थापित करें। जिसमें आप देख सकते हैं कि सीधा प्रथा हो गया, पैबोस प्रथा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे उधर से ही आए थे। उसके बाद नवरोज़ त्यौहार हो गया, ये सारे के सारे वो ईरान क्षेत्र से ही बलबन ने लाया था। ठीक है, चलिए तो बलबन से रिलेटेड ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बलबन ने सेना का संगठन बनाया ढंग से। ठीक है, बलबन जानता था कि अगर हमें एक लंबे समय तक शासन करना है तो सेना को बेहतर ढंग से संचालित करना होगा, क्योंकि एक सेना ही ऐसा है जो किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश को, किसी भी साम्राज्य को बचाए रखने का काम करता है। क्योंकि अगर आपका डिफेंस पावर बेहतर नहीं है तो आए गए कोई भी व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और आपके ऊपर दबदबा बना के रखेंगे। तो बलबन सबसे पहले क्या करता है कि अपनी एक सेना का निर्माण करता है, बेहतर सेना का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए तो ये सेना के बारे में दिया गया है, विशेष कुछ नहीं। उसके बाद है ये गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है,
ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, किसी भी देश के लिए, साम्राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए ये गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी मायने रखता है। गुप्तचर व्यवस्था कहने का अर्थ है कि ये खबर ला के देती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अपना भारत हो गया, तो भारत का भी कुछ गुप्तचर व्यवस्था है। ठीक है, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, ये सारी गुप्तचर एजेंसियां हैं जो क्या करती है कि विदेशों से, ठीक है, जो भी हमारे पड़ोसी देश हो गए या विश्व में जो भी देश हो गए, इन देशों से सूचना ला ला कर भारत को देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि 2008 में ये मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था। ठीक है, तो ऐसा बताया गया था कि उससे कुछ दिन पहले ही जो ये रॉ होता है, ठीक है, इसने सरकार को आगाह कर दिया था कि एक बहुत बड़ी मतलब हमला होने वाला है, आतंकवादी हमला भारत में। ठीक है, मतलब कि हमला होने से पहले ही इस बात की इत्तला कर दी गई थी कि यहाँ एक हमला होने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ जांच एजेंसियाँ है, ये लोग क्या करता है कि अलग से सूचना लेके देता है। ठीक है, तो ये गुप्तचर व्यवस्था हो गया जो बलबन अपने समय में ढंग का रखे हुआ था। और गुप्तचर व्यवस्था किसी भी साम्राज्य को बेहतर बनाने का प्रयास करता है और एक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए बलबन यहाँ क्या करता था, गुप्तचर को ना नगद वेतन देने का प्रावधान किया हुआ था। ठीक है, ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। ठीक है, मतलब कि गुप्तचर व्यवस्था से बलबन डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। जो भी इंफॉर्मेशन हो गया या जब भी उनको सूचना देना हो गया किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, बलबन जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा होता था, तो सीधे गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो ये बलबन की नीतियाँ थी, जिस नीति के कारण बलबन काफ़ी फेमस रहा था। उसके बाद बलबन का न्यायिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, तो देखिए देखिए कि कोई भी शासक तभी शासक बेहतर शासक बन सकता है जब किसी दंड पे, जब किसी अपराध पे, जब कोई अपराध हो तो उस अपराध के लिए अगर दंड का बेहतर प्रावधान है तो वो बेहतर शासक कहलाएगा। ठीक है, अगर दंड का बेहतर प्रावधान है तो बेहतर शासक कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छे काम करते हैं, ठीक है, तो उसके काम के लिए, ठीक, जो भी अच्छे काम है उस अच्छे काम के लिए क्या किया जाए, तो उसको सराहा जाए। ठीक है, पुरस्कृत किया जाए। जो शासक ऐसा कुछ करेगा उसकी शासन व्यवस्था काफ़ी बेहतर चलेगी। ठीक, और एक शासक को ये दोनों चीज़ें लेकर चलनी होती है। वो सिर्फ किसी को पुरस्कृत नहीं कर सकता है या सिर्फ किसी को दंड नहीं दे सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान ले कि शासक अपने साम्राज्य में सिर्फ दंड दे रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका साम्राज्य ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, या फिर सिर्फ पुरस्कृत कर रहा है, सिर्फ वाहवाही कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के मन में ये इमेज बन जाएगा कि जो भी ये व्यक्ति है ये कुछ करता ही नहीं है, तो क्या करेगा, तो वो अपनी मतलब जो भी ये आपराधिक घटना होता है वो बढ़ाने लगेगा और साम्राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय में। इसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे तो उस खिलजी वंश में देखेंगे आप लोग कि जो जलालुद्दीन खिलजी था इसके समय में ऐसा हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी कुछ ज़्यादा मतलब दंड का प्रावधान नहीं रखे हुआ था, एक साधारण सा व्यक्ति था। ठीक है, जो जो कहता था वो चुपचाप मान लेता था व्यक्ति। ठीक है, कोई दंड किया तो प्यार से उसको जाने दो, बच्चा है, छोड़ दिया। या कोई अच्छा काम किया तो कुछ पुरस्कार दे दिए या फिर नहीं भी दिए। मतलब ये उतना इंटरफेयर नहीं करता था, जिस कारण से जलालुद्दीन खिलजी का शासन बहुत जल्दी खत्म हो गया। जस्ट उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी भयंकर दंड का प्रावधान किए हुआ था। ठीक है, तो इसका साम्राज्य व्यवस्था बहुत अच्छा से चला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी साम्राज्य में किसी भी शासक का अगर दंड का व्यवस्था भी ढंग का है और वो पुरस्कृत करने का व्यवस्था भी ढंग का है, तो उसको एक बेहतर शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक बेहतर साम्राज्य बनने से, एक बेहतर साम्राज्य के स्थापना करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बलबन भी कुछ ऐसा अपना नीति अपनाया था जिस कारण से एक बेहतर न्याय व्यवस्था बलबन के समय में कायम था। ठीक, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा बलबन का ये जो चैप्टर था, ठीक है, यानी कि जो गुलाम वंश था, ये गुलाम वंश हमारा एंड हो जाता है। ठीक, इसके बाद कल कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे खिलजियों के बारे में, खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुआ था और खिलजियों ने किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को आगे संचालित किया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगर आप लोग नए नए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि कुछ बेनिफिशियल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लगे तो। ठीक, अन्यथा जो आपको बेहतर लगे वही सही है हमारे लिए। ठीक, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।